हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा हमारा सीरीज़ शुरू हुआ है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एक लेक्चर हो चुका है, दूसरा आज कर रहे हैं हम। तो शुरू करते हैं कि इससे पहले कि शुरू करें हम देख लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ाई की। सबसे पहले ज़रूरी है कि जितनी चीज़ें पढ़ी हैं वो समझ में आना, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो याद रखना। तो रिवाइज करना ज़रूरी है। तो 5 मिनट के अंदर हम क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद हम फिर इस पे आते हैं कि आज हम देखेंगे वैसे तो ब्रिटिश जो साम्राज्य है वो किस तरह से, जो ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म है वो इंडिया में किस तरह से एक्सपैंड होता है, उसका प्रसार कैसे होता है, और क्या क्रोनोलॉजी है, कहाँ से शुरू होता है और अंत तक किस तरह से पूरे भारत पर उनका कब्जा हो जाता है। ये सारी चीज़ें देखते हैं। इससे पहले कि ये शुरू करें हम देख लेते हैं हमने कल क्या पढ़ा था। तो कल हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 1 था, जिसमें हमने बेसिक डिस्कस किया था कि हिस्ट्री जो है वो किस तरह से डेवलप हुई है और उसका किस तरह से डिवाइड है हमारे एग्ज़ाम के लिए। प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास, प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास, ये आता है प्रीलिम्स में। और मेंस में विश्व इतिहास जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, आधुनिक भारत का इतिहास, प्राचीन और मध्यकालीन भारतीय इतिहास, ये आता है। ये हमने डिस्कस किया था। इसके बाद हम देख लेते हैं कि आधुनिक भारत का इतिहास कहाँ से कहाँ तक माना जाता था, ये भी बात की थी। 18वीं सदी के मध्य से लेकर आज तक जो हुआ था ये, इसमें हम क्या क्या डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान विभिन्न व्यक्तियों का योगदान और स्वतंत्रता के पश्चात भारत को। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं कि और क्या हमने डिस्कस किया जो काम की चीज़ें हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी हमने कहा था यूरोपियों का आगमन, जिसको हमने एक एक्रोनिम बनाया था PDA और DF। जो फ्रेंच हैं वो सबसे आखिरी में आए थे और पुर्तगीज़ सबसे पहले आए थे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसके बाद ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रसार, जो आज हम पढ़ेंगे ये टॉपिक, ये हमारा ख़त्म हो गया है ये टॉपिक। तो इसको टिक कर लेते हैं, क्रॉस क्यों करें, इसको अब करना है ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रसार। तो कहाँ शुरू हुआ? बंगाल, फिर मैसूर, फिर मराठा, पंजाब, अवध। क्योंकि आज इसको डिटेल में करना है तो हम इसको मैप के साथ बताएंगे कहाँ पे क्या है। आपको समझ में भी आता रहेगा क्या क्रोनोलॉजी या सीक्वेंस। तो सिर्फ याद नहीं करना है, एक इमेज बन जाएगी, अपने आप याद भी रहेगा। ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रसार की नीतियाँ, इसके हम अगले लेक्चर में करेंगे। ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ और ब्रिटिश की प्रशासनिक नीतियाँ, ये क्रोनोलॉजिकली आगे हम बढ़ते रहेंगे। आगे देखते हैं कि इसमें हमने और क्या देखना है। छठा है ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीतियाँ, फिर उसके बाद भारतीय प्रतिक्रिया, जन विद्रोह, किसान विद्रोह, 1857 का विद्रोह, ये सब देखेंगे। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रवाद के उदय के कारण कांग्रेस की स्थापना एवं विवाद, ये सारी चीज़ें भी देखेंगे। विभिन्न विचारधाराएं, उदारवादी, उग्रवादी, क्रांतिकारी, गांधीवादी, समाजवादी और विभाजन और स्वतंत्रता। तो ये सारी चीज़ें तो हमको करनी है। हमने जो आज बताया कि ब्रिटिश जो आए वो किस तरह से आए। इसके अलावा हमने देखा था कि यूरोपियंस एंट्री इन इंडिया, यूरोप का आगमन कैसे होता है। तो सबसे पहले जो हमने पहले बताया कि पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, ये लोग आए उसी क्रोनोलॉजी में। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम पुर्तगीज़ को देख लेते हैं। पुर्तगीज़ जो है इनके बस्ती, दुर्ग, किले, कारखाने, जो भंडार गृह थे, कारखाने उनको मतलब ऐसा कुछ बनाते नहीं थे, हमने बताया था। वास्को डी गामा सबसे पहले आए थे और उसके बाद आप देखेंगे कि वास्को डी गामा के आने के बाद पुर्तगालियों के साथ व्यापार भारत का शुरू हो गया। उन्होंने बहुत सी नई चीज़ें दी, किलेबंदी करवाई, कारखाने लगवाए। इसके अलावा हम जैसे कि कब आए वास्को डी गामा, तो कालीकट के तट पे आए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कालीकट तट 1498, ये याद कर लीजिए फिर से। 1498 कालीकट के तट पे आए। उस समय राजा कौन था? जमेरिन था। ये नोट पर करते जाइए तो इसमें आपके नोट्स भी बन जाएंगे। यही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बाकी तो कहानी थी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी, ये भी बोला जाएगा। फ्रांसिस्को डे अल्माडा जो प्रथम गवर्नर थे भारत में पुर्तगाल के, और इन्होंने, इसका मतलब क्या है ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्लू वाटर पॉलिसी किसकी थी ये है, और दूसरा क्वेश्चन हो सकता बन सकता है कभी ये ना दे किसकी है, सिंपली पूछ ले ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी। तो ये था शांति के साथ व्यापार करना इस एरिया में, क्योंकि उस समय समुद्री व्यापार बहुत खतरनाक होता था, उसमें लूटपाट बहुत होती थी। आप लोगों ने देखा होगा पायरेट्स ऑफ कैरेबियन जो होते हैं, तो पायरेट्स होते थे समुद्री डाकू जो समुद्र में ही रहते थे, वो अपना लूटते रहते थे और वो तो व्यापार करना बहुत
मुश्किल था उस समय। आगे बढ़ते हैं कि फिर इसके बाद बॉम्बे क्या हुआ। बॉम्बे जो ब्रिटिश प्रिंस थे या राजकुमार, उनको कह सकते हैं दहेज भी मिलता है, गिफ्ट भी मिलता है, और बाद में वो ब्रिटिश कंपनी को दे देते हैं। तो ब्रिटिश कंपनी को एक तरह से जो है ब्रिटिश महाराज या राजकुमार देते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली पुर्तगाल से प्राप्त होता है बॉम्बे। लेकिन पुर्तगालियों का पतन भी होता है, क्योंकि उनका जो ईसाईकरण कर रहे थे ये एक बड़ी समस्या थी, और लूटपाट कर लेते थे, क्योंकि समुद्र में इनका नेवी स्ट्रांग थी, और अगर इनसे परमिशन लिए बिना कोई व्यापार करता था तो वो लूटपाट कर लेते थे। इसके बाद डच जो नीदरलैंड आए, जो हमने PDA का डच है, तो ये 1602 में इनकी 17 सदस्यीय बोर्ड के गठन हो जाता है। और इन्होंने इनका हेडक्वार्टर, बेसिक इनका इम्पोर्टेंट है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ था, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो इनका हेडक्वार्टर था इंडोनेशिया में। आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने से देख लेते हैं कि इसके बाद इंडोनेशिया के बाद डेनिस, हमने सीक्वेंस में तो नहीं है, ब्रिटिश आते हैं, फिर ब्रिटिश के बाद डेनिस आते हैं, और ब्रिटिश क्योंकि हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वो तो छोड़ देते हैं। फ्रेंच आते हैं उसके बाद, तो फ्रेंच और ब्रिटिशर्स की लड़ाई होती है और काफ़ी डोमिनेंस को लेके। इसके बाद धीरे धीरे फ्रांसीसी कंपनियों का पतन हो जाता है, जिसको फॉल ऑफ फ्रेंच कंपनीज कहते हैं। और उसके रीज़न ये थे कि क्योंकि वो सरकारी कंपनी थी और डिसीज़न बहुत लेट लेते थे, और ये जो ब्रिटिश कंपनी थी वो काफ़ी एक प्राइवेट कंपनी थी जहाँ डिसीजन स्विफ्टली लिए जाते थे। तो यहाँ पे चीज़ें ख़त्म होती हैं। आगे बढ़ते हैं कि आज के लेक्चर पे। तो 5 मिनट में रिवाइज़ करने से फ़ायदा ये होता है कि बार बार ये रिवीजन होता रहेगा रोज़ रोज़, तो याद आ जाएंगी आपको चीज़ें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप है और सिंपली लिखा हुआ ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रसार, जिसको इंग्लिश में कहेंगे ब्रिटिश इम्पीरियलिस्ट एक्सपेंशन, किस तरह से इन्होंने भारत में, वैसे तो पूरी दुनिया में इनका साम्राज्य फैल जाता है, लेकिन भारत का हम अभी पढ़ रहे हैं। भारत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले जो क्षेत्र हमने कल भी बात की थी या अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले कि सबसे पहले कहाँ पे आते हैं, बंगाल, फिर मैसूर, फिर मराठा, फिर पंजाब, और लास्ट में ये अवध का क्षेत्र। जो लोग यूपी और इसके आसपास के क्षेत्र में रहते तो वो सबसे गर्व कह सकते हैं कि सबसे आखिरी में ब्रिटिश उसके कब्जा होता है। तो जिस तरह से ये सीक्वेंस है, सर्कल पूरा कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है और ये सर्कल की तरफ, तो सर्कल भी आप देख सकते हैं। तो आपको अगर मैप देख पाएंगे तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। बंगाल, मैसूर, मराठा, पंजाब, आप ये सब तो मालूम ही है कहाँ पे क्या है। और फाइनली अवध का रीजन जो है लखनऊ और उसके आसपास का, फैजाबाद और इसके आसपास का जो रीजन था वो पूरा अवध का रीजन था। और यहाँ पे आखिरी 1857 की लड़ाई जो होती है वो भी काफ़ी ब्रिटिश रेजिडेंसी लखनऊ में है, वहाँ पे भी होती है, और पूरे यूपी में और आसपास के इलाके में होती है। तो आगे बढ़ते हैं, तो इसका देख लेते हैं किस तरह से बंगाल, मैसूर, मराठा, MH कर ले, और P और A, BMHPA, बम्प। इस तरह से कुछ भी याद कर सकते हैं, लेकिन ये बेसिकली उसकी जरूरत भी इसके नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप इस तरह से देख सकते हैं, सबको मालूम बंगाल में था। और धीरे धीरे कैपिटल भी यहाँ पे बंगाल में कोलकाता में थी। बाद में 1911 में ये कैपिटल शिफ्ट होके आ जाती है दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको ध्यान पे देते हैं हम लोग कि किस तरह से बंगाल में इनका विस्तार होता है, क्यों होता है, ये सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी है। तो बंगाल सत्ता का केंद्र शुरुआत में, प्रशासनिक आर्थिक केंद्र बनता है, क्योंकि बंगाल समुद्र के किनारे है तो आर्थिक केंद्र भी बन गया वहाँ से। क्योंकि आपने देखा कि पोर्तुगीज़ का इस बॉर्डर पे अगर आप देखेंगे तो कोचीन और ये महाराष्ट्र, क्योंकि बॉम्बे वाली बात की ना, बॉम्बे और ये बॉर्डर जो पोर्तुगीज़ के कब्जे में था, यहाँ पे आप देखेंगे फ्रेंच आ जाते हैं और डच आ जाते हैं।
तो इनके पास इधर के ऊपर का रास्ता बचता है, यहाँ बंगाल पे ये आ जाते हैं। अब क्या हो रहा है कि आधुनिक शिक्षा आती है यहाँ पे, आधुनिक शिक्षा फोकस करते हैं बंगाल में ही, और मध्य जागरूक वर्ग तैयार हो जाता है। जागरूक होने से क्या होता है, अधिकारियों की मांग होने लगती है। जब तक आप जागरूक नहीं हैं तो शिक्षा से क्या होता है, ब्रिटिशर्स ने शिक्षा दी, उससे जागरूकता फैली। अब जागरूकता से क्या होगा कि अगर आप उसी समय में देखें, भारत के अन्य जो पार्ट थे वहाँ पे राजशाही थी। अभी अगर मराठा में चले, महाराष्ट्र में चले जाएं, पंजाब का एरिया देखें, या अभी जिस पे कब्जा नहीं हुआ है वहाँ पे उतनी जागरूकता नहीं है अपने अधिकारों को लेके या अपने स्वाधीनता को लेके, वो सब चीज़ें। लेकिन जब ब्रिटिशर्स शिक्षा देते हैं तो वो एक तरह से कह सकते हैं बैकफायर भी कर गई, लेकिन एक तरह से देखें कि हमारा फ़ायदा हुआ। अधिकारों की मांग हुई, राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो गए। राष्ट्रवाद जो कमज़ोर था, जो अलग अलग, क्योंकि एक राष्ट्रवाद, एक इंडिया का राष्ट्रवाद नहीं था। मराठा अपने लिए लड़ते थे, पंजाबी अपने लिए लड़ते थे, मैसूर का इलाका अपने लिए लड़ रहा है, निज़ाम अपने लिए लड़ते थे। तो कोई एक इंडिया का कॉन्सेप्ट उस समय नहीं था। फिर बंगाल का विभाजन करते हैं उस राष्ट्रीय आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए ब्रिटिशर्स, और वहाँ से एक स्वदेशी आंदोलन और ज़्यादा मजबूत निकल के आता है। एक राष्ट्रीय भावना का प्रसार शुरू हो जाता है। तो जो मुग़ल शासन था, एक समय मुग़ल शासन में भी लोग जुटे हुए थे, एक साथ थे। जैसे अगर आप देखेंगे तो जैसे शिवाजी है, वो मराठा एंटी के लिए लड़ रहे हैं, वो ये नहीं मान रहे कि एक ही इंडिया है, मुग़ल जिस पे राज कर रहे हैं। तो वहाँ पे चीज़ें, या मुग़ल भी प्रांतों में विभाजित कर रखा था, उनमें से एक बंगाल प्रांत भी था। बंगाल ऐसा नहीं कि वो भी था इसके अंदर, लेकिन लोगों के अंदर वो बहुत ज़्यादा फीलिंग नहीं थी, हम उसी इंडिया का पार्ट हैं। सूबेदार होता था जो प्रमुख होता था, और दीवान जो वित्त मंत्री होते थे। तो प्रमुख और ये वित्त मंत्री, मुर्शीद कुली खां ये जो है वित्त मंत्री था उस समय। राज दरबार से निकटता के कारण, क्योंकि सूबेदार आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण था, इससे उसकी निकटता होती थी राज दरबार से जो दिल्ली में होता था। अजीमुशान, मतलब हाँ दिल्ली में रहता था, दिल्ली रहने के कारण दीवान नियुक्त किया जाता था। तो अजीमुशान उस समय था सूबेदार जब अंग्रेज आते हैं, और मुर्शीद कुली खां जो है दीवान वित्त मंत्री थे। अब यह आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला देख लेते हैं कि तो बंगाल पे फोकस करते हैं। अब यहाँ मैप देख सकते हैं आप, फ़ोटो देख सकते हैं। तो बंगाल ये आज का बंगाल है, लेकिन एग्जैक्टली ये नहीं था, ये हाँ ये मतलब ये था, क्योंकि इसमें आप देखेंगे बिहार जो है वो बंगाल के अंदर है। यहाँ पे बिहार है, झारखंड का है, उड़ीसा का कुछ पार्ट। तो ये बंगाल तो इतना है अभी आज के समय, और इधर जो बंगाल दार्जिलिंग ये इसका पार्ट नहीं था उस समय। तो देखें मुर्शीद कुली खां जो की बात कर रहे थे हम, ये औरंगजेब द्वारा 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान नियुक्त हुआ। तो मुर्शीद कुली खां 1700 ईस्वी में बंगाल का दीवान नियुक्त था, किसके द्वारा, औरंगजेब। तो ये पूछा सकता कि औरंगजेब ने किसको बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था। इस समय बंगाल के सूबेदार अजीमुशान थे, जो राज दरबार से संबंधित होने के कारण प्रायः दिल्ली में रहता था। अतः बंगाल में वास्तविक शक्ति मुर्शीद कुली खां के पास थी 1700 में। मुग़ल सम्राट फ़र्रुखसियार ने मुर्शीद कुली खां को, अब ये औरंगजेब की मृत्यु आती है, मुग़ल सम्राट फ़र्रुखसियार बन जाते हैं। मुर्शीद कुली खां को 1717 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। अभी क्या हो गया, इनका प्रमोशन हो गया, बंगाल के सूबेदार नियुक्त हुए। यह मुग़ल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था। अब जो है क्यों, क्योंकि उसके बाद इसको हटा देते हैं अंग्रेज। इसी के बाद बंगाल में वंशानुगत शासन की शुरुआत होती है। इसके बाद मुर्शीद कुली खां के बाद क्या होता है, देख लेते हैं मुर्शीद कुली खां के राज्य। अब इन्होंने कुछ काम किए मुर्शीद कुली खां ने। मुर्शीद कुली खां ने छोटे जमींदारों के विरुद्ध कार्रवाई की और जागीर भूमि का एक बड़ा हिस्सा खालसा भूमि अर्थात राजकीय भूमि में परिवर्तित कर दिया। तो अब इन्होंने क्या किया, मुर्शीद कुली खां ने सुधार करना शुरू कर दिया कि उनके पास गवर्नर बन गए, वित्त मंत्री से सीधे सूबेदार बन गए। इसने बड़ी जमींदारों को बनाए रखा, बड़े जमींदार जो थे उनको तो बनाए रखा, लेकिन उनकी
तथा उनकी जागीर भूमि को रहने दिया। वस्तुतः ये बड़े जमींदार राजस्व वसूली एवं भुगतान की जिम्मेदारी लेते थे तथा शासन कार्यों में सहयोग करते थे। तो ऑब्वियसली जो बड़े जमींदार थे, कोई भी इलाका जो होता था उसमें बड़े बड़े जमींदार होते थे और ये जो सूबेदार होते थे। उसने किसानों को ऋण की सुविधा, अब ये इम्पोर्टेंट है, मुर्शीद कुली खां का क्या है, सुविधा, ऋण की सुविधा तकावी, ये इम्पोर्टेंट है, उपलब्ध कराई कि सब कौन ऋण दे रहा है, मुर्शीद कुली खां जो कि सूबेदार है बंगाल प्रांत का। मुर्शीद कुली खां के सुधारों से नाराज होकर गुलाब मोहम्मद, उदय नारायण आदि जमींदारों ने विद्रोह किया। अब क्योंकि ये क्या कह रहे हैं कि कार्रवाई की, बहुत से जो जमींदार थे उनके ऊपर तो नाराज हो गए। उन विद्रोह का दमन कर मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से बदलकर मुर्शिदाबाद बनाई। तो बंगाल की उस समय जो राजधानी थी ढाका, आज कहाँ पे है, बांग्लादेश की राजधानी है। तो मुर्शीद कुली खां जो है, क्योंकि बंगाल एक था, तो ढाका से करते मुर्शिदाबाद। तो आज भी अगर आप देखेंगे तो मुर्शिदाबाद फेमस है, काफ़ी न्यूज़ में आता रहता है। तो आगे बढ़ते हैं कि देखते हैं अली वर्दी खां। अगला जो आता है, अली वर्दी खां ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की और कहा कि यदि इन्हें खदेड़ा ना जाए तो ये शहद देगी तथा छेड़ने पर काट कर मार डालेगी। तो अली वर्दी खां जो हैं, इन्होंने सोचा कि ये तो अच्छी चीज़ है, अगर छेड़ा ना जाए तो सब कुछ ये कामकाज करेंगे, हम इससे टैक्स लेंगे, अपना भी फ़ायदा होगा। अली वर्दी खां ने अंग्रेज़ों तथा फ्रांसीसियों को क्रमशः कलकत्ता और चंद्रनगर की किलेबंदी की इजाज़त नहीं दी। तो अली वर्दी खां कह तो रहे व्यापार करो, लेकिन जो किला था वो नहीं बनाओ, क्योंकि किला बनाने के बाद आप सेफ हो जाएंगे, जैसे पुर्तगीज़ ने किया। अब इतिहास पढ़ना क्यों जरूरी हो जाता है, क्योंकि उससे पहले ये काम पुर्तगीज़ कर चुके थे, यहाँ पे अपना किला बना के यहाँ पे रूल कर रहे थे, गोवा पे कब्जा कर लिया, ये सारी चीज़ें हो चुकी थी। लेकिन क्योंकि इतिहास उतना नहीं मालूम है तो उनको, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग थे, या कह सकते हैं कि सूबेदार लेवल के, तो वो लोग समझ जाते हैं कि हाँ कहाँ पे क्या किया। उन्होंने किलाबंदी की इजाज़त नहीं दी। कलकत्ता और फ्रेंच, चंद्रनगर कहाँ है, फ्रेंच कॉलोनी थी, फ्रेंच बाद में फ्रेंच कॉलोनी रही, और कलकत्ता तो ब्रिटिश कॉलोनी रही। तो देखते हैं यहाँ पे हम उस समय का एम्पायर कैसा हो गया था। बंगाल में यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने कब्जा शुरू कर दिया। इधर आप देखेंगे मराठा एम्पायर यहाँ तक बढ़ गया है। मुग़ल एम्पायर ये बचा, ये जो ग्रीन वाला है ये मुग़ल एम्पायर है, और ये जो है राजपूत एम्पायर, ये राजपूत एम्पायर बचा, ये मराठा एम्पायर, ये ब्रिटिश, और ये मुग़ल, इतना बचा। निज़ाम यहाँ पे हैं, आप देख सकते हैं, मैसूर ये हो गया। तो ये सारी चीज़ें उस समय का कह सकते हैं भारत इस तरह से दिखता था, इस तरह से बटा हुआ था। अब सिराजुद्दौला की बात कर लेते हैं। सिराजुद्दौला बैठते हैं 1756 से 57, एक साल। तो गद्दी पर बैठने के साथ ही सिराजुद्दौला को अपने संबंधियों से संघर्ष करना पड़ा। अंग्रेजों ने इस संघर्ष से लाभ उठाने के लिए नवाब के विरोधियों को अपने यहाँ शरण दी। तो अब सिराजुद्दौला बनते हैं सूबेदार वहाँ के, और नवाब भी हैं क्योंकि, तथा नवाब की अनुमति के बिना ही किलेबंदी शुरू कर दी। तो अभी हमने क्या किया, अली वर्दी खां इससे पहले जो नवाब थे उन्होंने क्या किया, मना कर दिया कि किलेबंदी नहीं कर सकते, ना कलकत्ता की क्या कर सकते हैं, ना चंदननगर में फ्रेंच को भी मना कर दिया और ब्रिटिशर्स को भी मना कर दिया। लेकिन सिराजुद्दौला के आते आते क्या हुआ, उन्होंने अपने से ही, उनके जो आपस में मतभेद थे, उनके जो संबंधी थे या उनके रिश्तेदार थे, उनसे उनको अपने मिला के उन्होंने किलेबंदी। अतः नवाब ने जवाब में कलकत्ता पर हमला कर दिया। तो अभी इनकी जो हमने बताया कि राजधानी कहाँ गई थी, मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद से कलकत्ता अभी तक राजधानी नहीं, आज के समय एक समय में ढाका थी, फिर ढाका से मुर्शिदाबाद कर ली। तो मुर्शिदाबाद से इन्होंने कलकत्ता पे हमला कर दिया, क्योंकि कलकत्ता 3 जो गांव थे या उनको बुला के बनाया गया था। तो इसको क्या कहते हैं, जून 1756 में 1756 में ही
फोर्ट विलियम पर नियंत्रण कर लिया गया। फोर्ट विलियम उन्होंने बिना इजाज़त के बना लिया था और इसी क्रम में जेड होलवेल ने ब्लैक होल ट्रेजिडी का उल्लेख किया। तो जो जेड होलवेल जो है, ब्लैक होल ट्रेजिडी क्या थी ये भी हम समझेंगे। तो इससे पहले कि आगे बढ़ते हैं, अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनर्नियंत्रण के लिए क्लाइव के नेतृत्व में एक सेना मेजर कलकत्ता पर पुनः अधिकार किया। इसके बाद भेजकर तो ब्लैक होल था कि इन्होंने तमाम सारे जो ब्रिटिश कंपनी के सैनिक थे, ऑल्दो उसमें इंडियन ही थे, ऐसा नहीं कि सारे अंग्रेज थे, वो कुछ ब्रिटिश सेना के लिए काम करते थे, कुछ इधर के लोग काम करते थे। तो जिनको जहाँ सैलरी मिल जाती थी या जिसका जहाँ भी अच्छा लगता था उसमें वो जाते थे। ऐसा वही बोला कि नेशनलिटी वाली फीलिंग नहीं थी या नेशनलिज्म नहीं था। जो पैसा दे रहा है वहाँ के बंगाल के ही लोग थे या दूसरे भी जगह से आए तो ब्रिटिश सेना में काम करते थे लोग। अब क्या हुआ, उनको कई मतलब ढेर सारे लोगों को एक छोटे से कमरे में, एक छोटे से हॉल में बंद कर देते हैं, जिससे वो सफोकेशन से उसमें काफ़ी लोग मर जाते हैं। तो इसी को कहा गया है ब्लैक होल ट्रेजिडी। सिराजुद्दौला ने क्या किया, जब फोर्ट विलियम जो बनाया बिना इजाज़त के उस पर हमला कर दिया और वहाँ के जो सैनिक थे उनको एक कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे में जो कह सकते हैं कि सफोकेशन की वजह से, ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से बहुत से लोग मर गए, उसको ही ब्लैक होल जेड होलवेल ने ब्लैक होल ट्रेजिडी की। तो वहाँ भेज कर क्या हुआ, अब इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने फिर से लॉर्ड क्लाइव जो है उनके नेतृत्व में एक सेना भेजी। अब क्लाइव ने नवाब के अधिकारियों को अपने पक्ष में करना शुरू किया, जिसमें प्रमुख थे मीर जाफ़र। ये हमने सुना है, हमेशा मीर जाफ़र बोला जाता है जो गद्दारी करता है। मीर बख्श, कलकत्ता का प्रभारी मानिक चंद्र, पूंजीपति अमीन चंद्र, कलकत्ता के बैंकर जगत सेठ या फतेह चंद जो थे, ये लोग जाके मिल गए। तो बड़े अमीर लोग भी मिल गए, उनके जो प्रमुख थे वो लोग भी मिल गए। इससे क्या हुआ कि सिराजुद्दौला फिर बाद में हार जाते हैं। अब हार के जाते हैं, इसके बाद इनकी युद्ध शुरू हो जाता है। तो इससे काफ़ी मतलब उन्होंने को इधर मिला लिया और फोर्ट विलियम पे फिर से कब्जा कर दिया। इससे वो नाराज़ हो गए सिराजुद्दौला और उन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी। 23 जून 1757 में पलासी का पहला युद्ध लड़ा जाता है। पलासी बंगाल के नदिया जिले में भागीरथ के तट पे है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ये तो याद रखता है। 23 जून 1757 याद रखने का तरीका क्या है, पलासी का युद्ध 1857 की जो क्रांति है उससे 100 साल पहले हो जाता है। एग्जैक्टली 100 साल हो रहा है। देखिए 23 जून 1757 को हो रहा है 1757। तो जो हर 100 साल में एक देखें कि बड़ी बैटल होती है। तो 1757 में पलासी का पहला युद्ध, बैटल ऑफ पलासी जिसको कहते हैं। अब अंग्रेज सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, क्लाइव। कहाँ पे है, नदिया जिला। तो ये है यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये पलासी है, ये मुर्शिदाबाद है जो उस समय कैपिटल थी, इधर ढाका था वहाँ से हटा के, ये कलकत्ता है। फोर्ट ब्रिज यहाँ पे हुगली नदी बहती है यहाँ, और ये चंदन नगर है बगल में ही है। तो यहाँ पे फ्रेंच कॉलोनी थी, यहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनी थी। अब इन्होंने मुर्शिदाबाद से हमला किया, पलासी में आके दोनों ने लड़ाई की। षड्यंत्र के कारण नवाब की सेना पराजित हुई। जैसा हमने बताया कि जो है मीर जाफ़र से लेकर तमाम सारे लोग जो हैं जो बिजनेसमैन थे वो भी मिल जाते हैं, उनको लगता है कि ज़्यादा फ़ायदा उनके होगा। और ये थोड़ा सख्त रूलर भी थे तो उनकी वजह से भी इनको वहाँ के जो अमीर लोग थे उन्होंने गद्दारी कर दी। षड्यंत्र के कारण नवाब की सेना पराजित हुई और सिराजुद्दौला को युद्ध के मैदान से भागना पड़ा। नवाब की ओर से मीर सदर मोहनलाल जैसे सैन्य अधिकारियों ने वफादारी दिखाई। अब अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब मीर जाफ़र को बना दिया। मीर जाफ़र ने कह सकते हैं गद्दारी की, लेकिन जीत गए। जब ब्रिटिशर जीत गए तो उन्होंने सोचा कि अब डायरेक्ट रूल करेंगे तो फिर वहाँ जनता में संतोष रहेगा। तो मीर जाफ़र जिसने गद्दारी की उसको ही सिराजुद्दौला से उसको ही वहाँ का नवाब बना दिया। अब देखते हैं आगे। तो मीर जाफ़र का क्या हुआ, आप फोटो देख सकते हैं। यहाँ पे मीर जाफ़र हैं, ब्रिटिश
हैं, रॉबर्ट क्लाइव भी हैं, मीर कासिम हैं, ये आगे हम देखते हैं, इनके फ़ोटो है। ये मीर जाफ़र। तो मीर जाफ़र ने नवाबी प्राप्त करने के पश्चात कंपनी को 24 परगना की जमींदारी दी। और जो बंगाल में है, जो जानते हैं, जो बंगाल गए हैं, 24 परगना देख सकते हैं यहाँ पे बॉर्डर एरिया है। इसमें हमेशा कह सकते हैं कि आप न्यूज़ में आता है कि इन्फिल्ट्रेशन बहुत आता है, बांग्लादेशी घुसपैठी काफ़ी आ जाते हैं, और माना यह जाता है कि इसमें बहुत से लोग इलीगली रहते भी बांग्लादेशी 24 परगना में। तो किंतु मीर जाफ़र इससे क्या हुआ, तो मीर जाफ़र ने नवाबी प्राप्त करने के पश्चात कंपनी को 24 परगना की जमींदारी दी। किंतु मीर जाफ़र अंग्रेज़ों की मांगों से तंग आकर डचों से मिलकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध कार्रवाई की योजना बनाई। अब क्या हुआ, मीर जाफ़र बन तो गया नवाब अंग्रेज़ों के बहकावे में आके, लेकिन अंग्रेज़ उससे नई नई डिमांड करते थे, क्योंकि अभी इसको उतना नया नया बना था, कॉन्फिडेंट नहीं था, तो कमज़ोर भी था। तो उसने सोचा कि डच लोगों से मिलके अंग्रेज़ों को थोड़ा सा चेक करा जाए, थोड़ा सा कंट्रोल में रखा जाए, किंतु उसका भेद खुल गया। इसी क्रम में 1759 जो 59 है, 1759 में वेदरा के युद्ध में अंग्रेज़ों ने डचों को पराजित किया। अंग्रेज़ों के साथ मिलके, डचों के साथ मिलके मीर जाफ़र लड़ना चाहते थे। पहले इन्होंने खुद गद्दारी की सिराजुद्दौला के साथ, फिर नवाब बने। अब नवाब बनने के बाद लेकिन इनको कुछ काम नहीं करने देते थे अंग्रेज़, तो इन्होंने सोचा कि डच के साथ मिलकर अंग्रेज़ों को बेदखल कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, खुद हार गए वेदरा के युद्ध में। अब मीर कासिम, अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया। इस सत्ता परिवर्तन को वेंसिटार्ट ने क्रांति की संज्ञा दी है। तो वेंसिटार्ट ने क्या कहा कि क्रांति की तरह है, कि वो बदल गया, किंतु वास्तव में क्रांति नहीं थी, क्योंकि इस सत्ता परिवर्तन में बंगाल की जनता का कोई भूमिका नहीं थी। जब जनता की भूमिका नहीं थी तो क्रांति किस बात की। और न ही इस सत्ता परिवर्तन के बाद व्यवस्था में कोई व्यापक परिवर्तन आया। वस्तुतः सत्ता पहले भी अंग्रेजों के एक कठपुतली नवाब के पास थी, और अब भी एक कठपुतली नवाब के पास ही रह गई, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ा। क्रांति का मतलब क्या होता है, अमूल चूल परिवर्तन। जब जैसे भगत सिंह कहते हैं ना उसमें कि क्रांति बोलते हो, क्रांति का मतलब क्या होता है, क्रांति का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि एक राजा हट के दूसरा राजा आ जाए, एक गवर्नमेंट हट के दूसरी गवर्नमेंट आ जाए। जब तक पूरे सिस्टम में अमूल चूल परिवर्तन नहीं होता, या लोगों की सोच में अमूल चूल परिवर्तन नहीं होता, तब तक उसको हम क्रांति नहीं मानते हैं। तो इसकी वजह से ये गलत कहना क्रांति हुई। आगे देख लेते हैं। इसके अलावा इसको क्रांति कहना इस दृष्टि से भी तार्किक नहीं है, क्योंकि इसे मीर कासिम से ही ब्रिटिश हितों को चुनौती मिली। तो मीर कासिम कोई बनाया, उससे इसे चुनौती मिली, और तथा उसे युद्ध करना पड़ा। इस दृष्टि से 1760 में हुए परिवर्तन को क्रांति कहना तार्किक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुंगेर बनाई। अब क्या हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो कलकत्ता और उसके आसपास के जो एरिया थे, वहाँ ब्रिटिश डोमिनेंस बढ़ गया, वहाँ उनका हस्तक्षेप बढ़ गया। तो उन्होंने क्या किया, मुंगेर आज की तारीख में, उस समय तो बंगाल में ही था, लेकिन आज की तारीख में बिहार में है। और आप बिहार का ये नक्शा देख सकते हैं, बिहार का मैप है, ये यहाँ पे मुंगेर है, तो भागलपुर और उसके बगल में। तो ये एरिया बंगाल की टेरिटरी में आता था, इसीलिए अगर आप देखेंगे तो उधर के एरिया में बंगाली इन्फ्लुएंस आज भी है। अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति से प्रशिक्षित करना शुरू किया। उसको समझ में आ गया कि ब्रिटिश जो आर्मी है इतनी मजबूत क्यों है, क्योंकि उनका ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। इस तरह मीर कासिम ने अंग्रेज़ों द्वारा किए जा रहे वस्तक पास के दुरुपयोग को रोकने के लिए चुंगी समाप्त कर दी, अतः अंग्रेज़ों के आर्थिक हितों को चोट पहुंची। इसलिए अंग्रेज़ों ने मीर कासिम के विरुद्ध कार्रवाई की। इसने क्या किया कि जो उनको पास मिला हुआ था कि फ्री ट्रेड का, जो कि आप आसानी से कर सकते, इसमें कोई चुंगी नहीं लगी, तो उन्होंने, मीर कासिम ने क्या किया, सबके लिए माफ़ कर दिया। अब क्या हो गया, अगर सिर्फ इनके लिए माफ़ होगा चुंगी, तब तो इनका प्रोडक्ट सस्ता होगा, उनका प्रोडक्ट महंगा होगा उत्पाद। लेकिन हुआ क्या, सबके लिए कर दिया, तो इससे वो अंग्रेज नाराज हो गए, इनके विरुद्ध कार्रवाई की। अंततः मीर कासिम को भागकर अवध के नवाब के यहाँ शरण लेनी पड़ी। अतः अब पुनः मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया, और मीर जाफ़र को जो हटा के बनाया गया था
फिर से मीर जाफ़र को बना दिया गया, जिसने सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेज़ों की मदद की थी। अब मीर जाफ़र को फिर से वहाँ पे बना दिया गया। तो आगे बढ़ते हैं। तो मीर जाफ़र के बारे में फिर से देख लेते हैं कि मीर जाफ़र क्या करते हैं। मीर जाफ़र के समय बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में। बक्सर का युद्ध 1764, बक्सर का युद्ध 1764। पलासी का पहला युद्ध बताया था 1857 की क्रांति से पहले 100 साल पहले पलासी का पहला युद्ध कब हुआ सिराजुद्दौला उसके बीच 1757 में। तो ये याद रहेगा 1757, फिर 1764 में उसके 7 साल बाद इनसे हुआ। मीर जाफ़र के समय बक्सर का युद्ध हुआ, बक्सर भी बिहार में है। इस युद्ध में अंग्रेज़ों के नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पहला तो है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ 1764 में, पलासी का युद्ध हुआ था 1757 में, और इसमें क्या हुआ हेक्टर मुनरो, हेक्टर आजकल गाड़ी भी है बहुत फेमस है, इससे याद कर सकते हैं। हेक्टर मुनरो ने क्या किया था बक्सर के युद्ध में। और दूसरी तरफ अवध का नवाब शुजाउद्दौला, शुजाउद्दौला के पास भाग के गए मीर कासिम, और वो थे मुग़ल बादशाह, मुग़ल बादशाह भी उधर आ गए। शाह आलम II तथा बंगाल के अबदस्त नवाब मीर कासिम था, सभी लोग मिल गए। मीर कासिम जो हटाए गए थे पहले और हटा दिए गए, उनके शुजाउद्दौला जिनके पास भाग के गए मीर कासिम, मुग़ल बादशाह, ये सारे लोग मिलके अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हैं। युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। बक्सर के युद्ध में क्या हुआ अंग्रेज जीत गए। तत्पश्चात अंग्रेज़ों ने इलाहाबाद की संधि की। तो इलाहाबाद की संधि इसलिए कि बक्सर पास में है। अगर आप देखेंगे बैटल ऑफ बक्सर यहाँ पर लिखा है 22 अक्टूबर 1764। इसमें कौन, अब यह है कि कौन कौन था या कौन कौन नहीं था। शुजाउद्दौला, मुग़ल बादशाह शाह आलम II, मुग़ल बादशाह शाह आलम उस समय कौन था, मुग़ल बादशाह शाह आलम II थे, और बंगाल के अबदस्त जो नवाब मीर कासिम, ये क्योंकि भाई शाह आलम सोच रहे थे कि ये तो हमारे ही नवाब थे, हमको देते थे, अब इन्हीं को अबदस्त कर दे रहे हैं, अंग्रेज़ कर रहे हैं, हम नहीं कर पा रहे हैं कुछ इनका, तो ये भी साथ देते हैं मुग़ल बादशाह भी, और लेकिन अंग्रेज़ फिर भी विजयी रहते। तो मीर जाफ़र के पश्चात नज़मुद्दौला को नवाब बनाया गया। अब यहाँ से मीर जाफ़र को भी हटा के उसको नज़मुद्दौला को नवाब बनाया गया। इसी के समय इलाहाबाद की संधि हुई। तो इलाहाबाद की संधि किसके समय हुई, तो कब हो रही है 1764 में इलाहाबाद की संधि हो रही है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जिसको कहते हैं, या इलाहाबाद की संधि जो हुई, इलाहाबाद की संधि पर मुग़ल सम्राट, या आप संधि का पत्र देख सकते हैं, मुग़ल सम्राट शाह आलम II, इलाहाबाद ट्रीटी शाह आलम, आलम इलाहाबाद, इससे जोड़ सकते हैं शाह आलम II, इलाहाबाद में भी टूर दिख रहा है, तो शाह आलम II, और वो मुग़ल सम्राट थे उस समय। इसके अलावा अवध का नवाब शुजाउद्दौला, जिनके पास भाग के गए थे मीर कासिम, क्योंकि मीर कासिम को भगा दिया था, और उनकी जगह पे मीर जाफ़र को बनाया। मीर जाफ़र को भी हटा के नज़मुद्दौला को बनाया बंगाल का नवाब अंग्रेज़ों ने। और उसके अलावा जो गवर्नर थे वहाँ के बंगाल के, क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव के हस्ताक्षर हुए। इस पे देख सकते हैं रॉबर्ट क्लाइव हैं, नवाब हैं। इस संधि के तहत अंग्रेज़ों ने सम्राट से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की। अब संधि हार तो गए, उसके बाद संधि के कि भाई हमको दीवानी का मतलब वहाँ पे रेवेन्यू लेने का जो है, वो पैसा वहाँ से जो कलेक्ट करेगा ज़मीन से या व्यापार से, वो कहाँ का, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बंगाल, बिहार, उड़ीसा आप देख सकते हैं। तो उस एरिया को पूरा अंग्रेज़ों ने ले लिया वहाँ की दीवानी। मुग़ल सम्राट को 26 लाख रुपए कंपनी देगी, कम उसकी दीवानी अपने कंट्रोल में लेगी, लेकिन अब 26 लाख के यहाँ पे हो सकता है कि 26 लाख से कई गुना ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करे और 26 लाख से देगी। किंतु यह धनराशि बंगाल के नवाब पर आरोपित की गई। अब ये भी ऐसा भी नहीं कि कंपनी देगी या ब्रिटिशर्स देंगे, वो बंगाल का जो नवाब है वो कलेक्ट करके बंगाल को देगा और दीवानी इनके पास रहेगी, अंग्रेजों के पास। अवध के नवाब से संधि की गई कि अवध का नवाब जो था उनसे क्या क्या, उससे इलाहाबाद एवं
कड़ा का क्षेत्र लेकर मुगल सम्राट को दे दिया गया कि आपको ये क्षेत्र हम दे रहे हैं। अवध के नवाब पर युद्ध हार जाने के रूप में 50 लाख रुपए की राशि आरोपित की गई, क्योंकि अवध के नवाब ने ही मीर कासिम की सहायता की जो उनके खिलाफ जा रहे थे, तो इनके ऊपर हर्जाना लगा और लगभग 50 लाख रुपए का। यहाँ से कंपनी देखिए 26 लाख मुगल सम्राट को देगी नवाब बंगाल से, और वही बंगाल का जो नवाब होगा जो उस समय नजमुद्दौला बने, वो देंगे 26 लाख मुगल सल्तनत को, और मुगल जो सम्राट हैं उनको, शाह आलम द्वितीय थे उस समय, और 50 लाख हर्जाना ले लेगी अवध के नवाब से। तो ये इसी तरह से वो कह सकते हैं एक तरह से मजबूत भी होते गए, धनराशि अपने पास, जिम्मेदारियाँ कोई नहीं लेनी है, और जो धनराशि है या कहते हैं रेवेन्यू है वो सारा ब्रिटिशर्स के पास जाएगा। तो ये इनकी चाल थी, वो भी देखना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या और चीज़ें हुई। अंग्रेज़ों ने अवध को आश्वासन दिया, अंग्रेज़ों ने अवध के प्रांत, अवध जो हमने बताया देखिए यहाँ पे अवध है, आज के समय ज़्यादातर पोर्शन मतलब यूपी में है, यूपी आज के समय और बड़ा हो गया है यहाँ से यहाँ तक, लेकिन अवध उस समय इतना था। यह आश्वासन दिया कि यदि कोई शक्ति अवध पर आक्रमण करती है तो अंग्रेज अवध की सहायता करेंगे, जिसका खर्च नवाब को उठाना पड़ेगा। तो अगर कोई शक्ति आक्रमण करती है तो अंग्रेज सहायता तो करेंगे लेकिन खर्च उठाना पड़ेगा। इस संधि से अंग्रेज वैध शासक बन गए। अब भाई सब कुछ कंट्रोल आपके पास है, बाकी हर चीज़ के लिए पैसा पे देने के लिए या इंडियन रूलर थे। अब वो बंगाल का राजस्व प्राप्त करने के लिए अधिकृत हो गए। इस तरह से बक्सर के युद्ध के परिणाम ने अंग्रेजों को वैधता प्रदान की। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि किस युद्ध के बाद, पलासी का भी युद्ध हुआ और क्या कहते हैं मुंगेर में भी युद्ध होता है, लेकिन ये सबसे जो युद्ध होता है इससे क्या हुआ, ये बन गए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब वो बंगाल के वास्तविक शासन बन गए, जहाँ से उन्होंने भारत विजय की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। इस तरह बक्सर के युद्ध को निर्णायक युद्ध भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन तो ये बन गया। अब आप देख सकते हैं मैप में कि कहाँ कहाँ इनकी टेरिटरी हो गई। इधर मुंबई की वजह से इधर मतलब बन गए, इधर देखिए पलासी और बाद में बक्सर यहाँ पे हो गया बिहार के बाद। इस अवध हार गए, इलाहाबाद इधर ले लिया, मुगल को दे दिया। ये पूरी टेरिटरी जो है ये किसकी हो गई, अंग्रेजों की। अभी मैसूर इंडिपेंडेंट है, हैदराबाद, मराठा, ये सब लोग इंडिपेंडेंट हैं, इनको अंग्रेजों से कोई लेना देना अभी नहीं है। लेकिन ये बहुत दिनों तक नहीं रहता, क्योंकि जो जिस तरह की इनकी नीतियां हैं, पॉलिसीज़ हैं, उसमें आप देखेंगे तो धीरे धीरे वो सभी पे कब्जा कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं कि बंगाल में द्वैत शासन लागू हो जाता है। इसी के बाद अब क्या हुआ, द्वैत शासन का मतलब डुअल गवर्नमेंट बंगाल में 1756 से 72 तक रहती है। बंगाल में क्लाइव ने नवाब नजमुद्दौला के समय 1765 ईस्वी में द्वैत शासन को लागू किया। इस व्यवस्था के तहत कंपनी ने वास्तविक अधिकार अपने पास रखे, किंतु प्रशासनिक उत्तरदायित्व नवाब के पास रहा, जो अंग्रेजों पर ही निर्भर था। इस तरह एक ही प्रांत में दो शक्तियां शासन मौजूद था। तो डुअल गवर्नमेंट मतलब शक्ति हमारे पास है, उत्तरदायित्व दूसरे के पास है। द्वैत शासन लागू करने का उत्तरदायी कारण, अंग्रेजों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से बंगाल की राजनीति सत्ता हाथ में लेने से भारतीय असंतोष का सामना करना पड़ सकता था। इससे आर्थिक लाभ बाधित होते, अतः आर्थिक लाभ लेने के लिए नीति अपनाई गई। तो कर क्या रहे कि अगर आज के समय में भी देखें तो तमाम सारे जो बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं या इस तरह के दुनिया के दूसरे हर देश में, अगर रूस में जाए, इंडिया में जाए, अमेरिका में जाए, तो वो क्या कहते हैं, पॉलिटिक्स को कंट्रोल तो करते हैं लेकिन डायरेक्टली पॉलिटिक्स में नहीं आते हैं, क्योंकि वो कुछ गलती करेंगे तो असंतोष उनके खिलाफ होगा, फिर हटा देगी जनता। अगर पॉलिटिक्स को कंट्रोल करेंगे तो हमेशा आज ये है कल वो होगा, लेकिन कंट्रोल में तो हमारे ही रहेगा। तो इसी तरह से अंग्रेज भी जो है वो क्या करते थे कि ये भाई नवाब उन्होंने कई बदल दिए, लेकिन सारे नवाब उन्हीं के कंट्रोल में हैं। लेकिन लोगों को क्या लग रहा है, ये तो भारतीय है, कम से कम इसका विरोध नहीं करेंगे उसको। लेकिन अगर अंग्रेज कोई करता उतना तो उसका विरोध ज़्यादा होता है। और जब सीधे सत्ता आ गई अंग्रेजों के पास तो आपने देखा भी है कि विरोध ज़्यादा होने लगा, क्योंकि हम कोई भी व्यक्ति दूसरे से रूल होना नहीं चाहेगा। कोई बाहर का आके उस पर रूल करे, और दो अच्छा करे खराब करे वो अलग बात है,
तो आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं कि स्पष्ट रूप से सत्ता हाथ में लेने पर अन्य यूरोपीय व्यापारियों के विरोध का भी भय था। इसके अलावा क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे उसी समय में फ्रेंच थे, चंदन नगर में आ गए थे और दूसरे इलाकों में भी फ्रेंच आ गए, पोर्तुगीज़ पहले से यहाँ पे थे, तो डच भी आ गए थे। तो वो सारे की वजह से कि इन लोगों से भी लड़ाई करनी पड़ेगी, तो इससे अच्छा हम सत्ता हाथ में ना ले। तो जिम्मेदारी उनकी है इंडियन रूलर्स की, वो आपस में लड़ते रहें, फ्रेंच से भी लड़े, सबसे लड़ें, लेकिन हमको ना लड़ना पड़े। क्लाइव यदि बंगाल की सत्ता अपने हाथ में ले लेता तो ब्रिटिश सत्ता कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप करना आरंभ कर सकती थी तथा कठोर नियंत्रण लगा देती। दूसरा जो कंपनी ये चाहती थी कि अगर सीधे सीधे रॉबर्ट क्लाइव जो है उनके सत्ता आ जाएगी तो गवर्नर बन जाएंगे और सीधे कंपनी को भी डिक्टेट करेंगे। तो कंपनी भी नहीं चाहती है कि गवर्नमेंट उनके ऊपर कंट्रोल करे, कोई कंपनी नहीं चाहती, क्योंकि उसमें प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, क्योंकि जब हम सत्ता में आते हैं तो हमारा उद्देश्य या किसी का भी उद्देश्य जैसे ही होता है कि वहाँ पे जनता की भलाई भी आता, कितना भी कैसा भी रूलर होगा वो कम से कम कुछ चीज़ें जनता के लिए करेगा। लेकिन जो बिजनेसमैन होगा उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट। जनता को फ़ायदा हो तो भी अच्छा है, अगर नुकसान भी हो रहा है और उसका प्रॉफिट हो रहा है तो भी अच्छा है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि जनता का फ़ायदा होना चाहिए। तो बंगाल में प्रशासनिक कठिनाइयों से बचने के लिए क्लाइव ने द्वैत शासन लागू कर दिया। तो अब ये बेसिक आइडिया था कि भाई द्वैत शासन सबसे पहले कब हुआ, तो 1764 के बाद धीरे धीरे द्वैत शासन लग गया। आगे बढ़ते हैं, द्वैत शासन के परिणाम क्या हुए, यहीं पे अपनी बात ख़त्म करेंगे आज का लेक्चर, क्योंकि ब्रिटिश जो साम्राज्यवाद किस तरह से फैलता है आगे हम और भी चीज़ें बताएंगे आपको। आज के यहाँ पे ख़त्म करते हैं। कंपनी के अधिकारियों में दायित्वहीनता का विकास हुआ, क्योंकि हमको कुछ करना ही नहीं है, भाई जवाब दे तो वो है। अतः कानून व्यवस्था कमज़ोर हुई, फलतः अव्यवस्था फैल गई। भाई कानून व्यवस्था, अब जिसको देखना है उसके पास पैसे नहीं है, वो सारा कोई पावर नहीं है। आप किसी भी समय में देख लीजिए, कोई भी जैसे पुलिस होती है तो वही चीज़ आप बोलेंगे किसी को कि सीधे सीधे चलो या इधर से चलो, ऐसे चलो, तो लोग नहीं सुनेंगे। या पुलिस, क्योंकि उसके पास पावर है, वो एक्शन ले सकती है पुलिस, इसलिए पुलिस की बात लोग मानते हैं, ट्रैफिक पुलिस की बात मानते हैं। हमारी बात नहीं मानेंगे, हम चाहे ट्रैफिक सही करना तो नहीं हो पाएगा। मनमाने तरीके से राजस्व वसूली, कृषकों की स्थिति दयनीय हुई तथा कृषि का ह्रास हुआ। तो ऑब्वियसली ज़्यादा टैक्स लेंगे तो ज़्यादा भार पड़ा, तो लोग इससे अच्छा, जब आप खाने भर का भी ना उगा पाएँ तो इससे अच्छा है कि मजदूरी कर लो, दूसरे व्यवसाय में चले गए। किसानों को शोषण में वृद्धि हुई, जिससे अकाल की स्थिति पैदा हुई। लोग खेती करना छोड़ देंगे जब खेती से आप टैक्स, आप कोई भी किसान अगर अनाज उगाता है तो उसको सोचता है कि इस किसान से कि साल भर इससे खा लेंगे और कुछ ज़रूरत की चीज़ें, कपड़ा हुआ, इलाज हुआ, ये सब चीज़ें कुछ थोड़ी बहुत कर लेंगे। अब लेकिन टैक्स इतना हो जाएगा खाने भर का भी ना बचे तो बाकी ज़रूरतें, तो क्या होगा? किसान छोड़ देगा खेती और मजदूरी कर लेगा, उसको मजदूरी पर तो टैक्स नहीं है डायरेक्टली ना। कंपनी के कर्मचारी निजी व्यापार पर अधिक बल देते थे और साथ ही साथ कंपनी के व्यापारी जो थे वो अपना भी पैरेलल व्यापार करते थे। कंपनी का व्यापार तो चलता ही था, अपना भी पैरेलल व्यापार करते थे, उस पर ज़्यादा ध्यान देते थे। अंततः 1772 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन की समाप्ति की। तो 1772 में ये ख़त्म भी हो गया, वॉरेन हेस्टिंग ने इसको ख़त्म कर दिया और कर प्रत्यक्ष रूप से बंगाल पर ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हो गई। अब द्वैत शासन खत्म हो गया तो सीधे सीधे ब्रिटिशर्स रिस्पॉन्सिबल हो गए वहाँ पे राज करने के लिए, और राज करते समय जो भी समस्या आएगी वो उनकी जिम्मेदारी होगी। तो 1772 जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ईयर है, बहुत महत्वपूर्ण साल है, क्योंकि यहाँ पे द्वैत शासन खत्म हो जाता है और पहली बार बंगाल में जो है वो पूरी तरह से आ जाता है कि ब्रिटिशर्स का रूल होगा। और इसी समय ये शुरू करते हैं, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी होती है। ये वाली सुप्रीम कोर्ट नहीं अभी जो चल रही, तो इस तरह से क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के पास आ गया तो न्याय भी देना था, तो कोर्ट की स्थापना हुई। इसके अलावा जो है तमाम सारे किले बनाए गए, दूसरी चीज़ें स्थापना की। और कलकत्ता आज के समय जो मॉडर्न कलकत्ता है और जिसकी वजह से वहाँ पर एजुकेशन, कल्चर और इन सब का हब जो बनता है, वो एक बड़ी देन यहाँ की भी है। तो एक तरह से रेवेन्यू
अब देन है का मतलब ऐसा तो नहीं कि ब्रिटिश अपने प्रॉफिट से देते थे, कलेक्ट तो हमारी जनता से ही करते थे। कोई भी सरकार अगर कुछ बना रही है या कुछ बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर भी रही है, तो डेवलपमेंट ऐसा नहीं है कि सरकार अपनी मेहनत से कर रही है कि चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर या मंत्री या दूसरे लोग अलग जाके कहीं मजदूरी कर रहे हैं या कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको बेच के पैसा ला रहे हैं। वो क्या करेंगे, हमसे ज़्यादा टैक्स ले लेंगे तो ज़्यादा बिल्डिंग बन सकती है, ज़्यादा ट्रेन चल सकती है, ज़्यादा फ्लाइट चल सकती है। तो एक बैलेंस बनाना होता है कि जनता पे भी ज़्यादा भार ना हो और डेवलपमेंट भी कितना लिया जाए कि उतना फ़ायदा। ऐसा नहीं कि अगर हम बहुत ज़्यादा टैक्स ले लें, इनकम टैक्स को हम 50% बढ़ा दें या पेट्रोल का दाम और बढ़ा दें, 200 कर दें, तो और ज़्यादा टैक्स आ जाएगा और अल्टीमेटली वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा तो जनता के ऊपर खर्च होगा। लेकिन अभी जो है प्रेजेंट, फ्यूचर में वो होगा और प्रेजेंट को ख़राब करके कि हम जी ना पाएँ, जो गरीब आदमी है उसके लिए खाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें होती थी, तो इसकी वजह से उन्होंने डेवलपमेंट काफ़ी किया, इस चीज़ को मानना पड़ेगा। लेकिन उसी समय में इतने टैक्सेस, हर चीज़ महंगी हो गई, लोग गरीब आदमी, जो आम आदमी है, जो मिडिल क्लास है, उसके लिए दिक्कत हो जाती है हर समय। आज के समय में भी यही होता है और पुराने समय में भी यही होता था। तो यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं तो हमसे आप फ़ोन कर सकते हैं 6001203135 पे, व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे हम अवेलेबल रहते हैं 24 आवर्स, तो आप व्हाट्सएप करके 6001939975 पे हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे कैपिटल स्टडी सर्कल के नाम से। ईमेल जो है हमारा है capitalstudy20@gmail.com। कल फिर मिलेंगे, हम लोग आगे की जो हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री है उसको कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से एक रिवीजन फिर से करेंगे कल का और आज का मिला के, तो धीरे धीरे हमको ऑलमोस्ट सारी चीज़ याद हो जाएंगी। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको याद ना हो। कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, वो अलग बात है, लेकिन कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि हमने पढ़ा तो है, 2 बार 3 बार पढ़ा, लेकिन याद नहीं रहा, उसकी वजह से छूट जाए। तो आधे क्वेश्चन अगर आप 60% क्वेश्चन भी सही करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हमको याद नहीं रहती, एग्ज़ाम हॉल में बहुत सी चीज़ें हम भूल जाते हैं। तो यहीं पे बात ख़त्म करते हैं। कल एक फिर नए लेक्चर के साथ आपको इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। और अगर चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो ईजिली, इसके अलावा हम साथ ही साथ UPHSC की क्लास जो यूपी में है, UPHSC हायर एजुकेशन दे रहे हैं, उनके क्लासेस भी शुरू करने वाले हैं और 25 अगस्त से वो शुरू हो जाएंगी। तो आप उसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं, जो उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।